Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे परागण के बारे में। क्या बात करेंगे? पुष्पों में परागण जो होता है। तो परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये देखिए क्या होता है? परागकोश, और ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। ठीक है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागण। जब परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परागण के प्रकार की। तो जो परागण होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, स्वपरागण, स्व मतलब अपना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अथवा एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के पौधा ये क्या होगा? सेम होगा। उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं परपरागण, जिसको हम लोग बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण क्या होता है? पर मतलब दूसरे। क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। जैसे ये अगर पपीता का है तो सामने वाला भी पपीता का ही होना चाहिए। अगर ये आम का है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए? आम ही होना चाहिए। अगर ये गेहूं का है तो सामने वाला भी पौधा क्या होना चाहिए? गेहूं का ही होना चाहिए, यानी सेम जाति का होना चाहिए। तब उसी को हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। यानी कि जब ये पौधा क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? एक ही जाति। तो देखिए, स्वपरागण में कुछ एग्जाम्पल जो है कौन कौन से हैं? जैसे मटर है, ठीक है, मटर है। और इसमें जैसे परपरागण में क्या हो गया? गेहूं हो गया, पपीता हो गया, परवल हो गया। ये सब में क्या होता है? परपरागण होता है। यानी जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है
तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण करते हैं, स्वपरागण करते हैं। स्वपरागण का एग्जाम्पल जैसे मटर। पर परागण क्या होता है? जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, यानी एक ही जाति का, अगर ये मटर है, ये आम है, तो सामने वाला भी आम हो, परवल हो तो वो भी परवल, तब उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण। पर परागण में एग्जाम्पल जैसे गेहूँ, पपीता, परवल। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वपरागण से कुछ लाभ, इससे क्या लाभ है इसके बारे में। इनसे कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं। तो देखिए, स्वपरागण से क्या लाभ है? पहले इसका जो आनुवांशिक शुद्धता होती है, बनी रहती है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? बनी रहती है। परागण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी स्वपरागित पुष्प जो होते हैं उन्हें परागण के लिए क्या होता है? दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। परागण के लिए किसी माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी पर परागण के लिए क्या होता है? किसी दूसरे माध्यम पर, यानी जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इन सब पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये हमारा क्या होता है? इसके लाभ हैं। इसके लाभ के साथ साथ स्वपरागण से क्या है? कुछ हानियां हैं। हानियां क्या है? देखिए, स्वपरागण से जो हानियों की बात करते हैं, तो इससे हानियां जो है, इनसे नई जातियों का विकास नहीं होता। दूसरा, इनसे नई जाति, इनके जो स्वपरागित जो पुष्प होते हैं, उनके पौधे कुछ पीढ़ियों के बाद क्या होते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। बात जो है, पौधे इनके क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनके फल जो है छोटे एवं कम स्वादिष्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? अब हम लोग बात करते हैं पर परागण का। तो पर परागण से लाभ के बारे में बात कर देते हैं सबसे पहले। तो पर परागण से देखिए क्या होता है? जो ये हानियां इसकी है, पर परागण में ये क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो पर परागण से पहला लाभ क्या होता है? इनसे नई जातियों का विकास होता है। इनमें क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इनके फल एवं बीज क्या होते हैं? इनके फल बड़े आकार के और स्वादिष्ट होते हैं। फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ हानियां हैं।
तो देखिए इनसे हानियां क्या हैं। इनकी हानियां ये है कि इन्हें परागण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है या इनकी आनुवंशिक शुद्धता नष्ट हो जाती है। पहला वांशिक शुद्धता नष्ट हो जाती है। दूसरा, इन्हें परागण के लिए किसी दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है इन्हें परागण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ जो होता है इन यदि माध्यम को हटा दिया जाए तो इनमें परागण नहीं रहना, यानी माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं माध्यम के बारे में बात करते हैं, तो इनमें जो माध्यम की बात होती है परागण के लिए, तो जैसे इनमें 3 माध्यम की बात करते हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पर परागण जो होता है जल द्वारा होता है, जैसे हाइड्रीला। हाइड्रीला जो है एक ऐसा पौधा है जिसके परागकण जल के माध्यम से दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यदि किसी कारण से बारिश ना हो, जल की मात्रा में कमी हो जाए, तो जल बहता ना रहे, तब इसमें परागण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है ये हानियां हैं। दूसरा चीज वायु, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, जैसे गेहूं, आंवला, पपीता, ये सब में वायु द्वारा परागण होता है। यदि वायु तीव्र गति से न चले, पौधे बहुत दूर रहें, तो भी इनमें क्या होगा, परागण नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जंतुओं द्वारा होता है, जैसे बिग्नोनिया द्वारा होता है, कुछ जैसे घोंघा द्वारा होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कीटों द्वारा होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, रात रानी। ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कीटों द्वारा, यदि ये न रहें तो इनमें परागण नहीं। ध्यान दीजिए, फिर से सुनते हैं। परागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। स्वपरागण क्या होगा? जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का एग्जाम्पल जैसे मटर कुल के पौधे होते हैं। इसी तरह से पर परागण क्या होता है? जब एक पुष्प का परागकण किसी उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में हम लोग बात करते हैं कि इनसे कुछ लाभ होते हैं। इनके कुछ लाभ हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी आनुवंशिक शुद्धता बनी रहेगा, जिससे उसकी जाति पहचान बनी रहेगी। दूसरा, इनके परागण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना। अगर किसी कारण से एक ही पौधा है तो भी इनमें परागण हो जाएगा। दूसरा चीज, इन्हें परागण के लिए किसी माध्यम, जैसे कुछ पर परागण होता है जंतु द्वारा, वायु द्वारा, तो इन पर भी निर्भर रहना नहीं पड़ता। इनसे हानियां क्या है? कि इनसे हानियां ये है कि इनसे नई जातियों का विकास नहीं होगा। कुछ पीढ़ियों के बाद जो है इनके पौधे क्या होते हैं? दुर्बल या कमजोर हो जाते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता। इनके फल जो होते हैं छोटे एवं कम स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से लाभ की बात करते हैं तो इनसे क्या होता है? नई जातियों का विकास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है
इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, इनके फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हानियाँ भी इनकी, क्या हानियाँ ये हैं कि इनकी आनुवांशिक शुद्धता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके साथ साथ परागण के लिए इन्हें दूसरे पौधों पर निर्भर रहना, यदि पौधे को हटा दिया जाए तो इनमें परागण नहीं होगा। इसके साथ साथ इन्हें परागण के लिए किसी न किसी माध्यम पर निर्भर करना पड़ता है, यदि माध्यम हटा दिया जाए तो परागण नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसे जीव पौधे होते हैं जिनमें जल द्वारा परागण होता है, जैसे हाइड्रिला पौधा है, इनमें जल द्वारा, अगर जल बहता हुआ ना रहे तो इनमें परागण नहीं। इसी तरह से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें वायु द्वारा होता है, गेहूँ है, आंवला है, पपीता है, परवल है। यदि इनमें क्या हो, वायु न बहे, पौधा दूर है, धीमी गति से बहे, ना बहेगा मतलब धीमी गति से बहे, तो इनमें परागकण जो है दूर स्थित पौधों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उनमें परागण नहीं होगा। जंतु द्वारा कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जंतुओं द्वारा होता है, जंतुओं में जैसे कीटों द्वारा होता है, घोंघा द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है। तो किसी कारण से ये माध्यम अगर अनुपस्थित हो जाए तो इनमें परागण नहीं हो पाता।